वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, लेक्चर फर्स्ट आपको मिल गया होगा। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हमने कल एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बोला था कि यहाँ पे 5 प्लेयर्स थे। ठीक, 5 प्लेयर्स। उन 5 प्लेयर्स में हमने पोर्चुगीज़ का पढ़ा था, कैसे उनका यहाँ पे एडवेंट हुआ, कैसे उन्होंने अपनी सेटलमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करी थी। ठीक, आज बात करेंगे हमारी बाकी जो 4 प्लेयर्स हैं। ठीक, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे डच के बारे में। ठीक, द डच कमर्शियल इंटरप्राइजेज लेड देम टू अंडरटेक वॉयेजेस टू द ईस्ट। ठीक, जो उनका कमर्शियल एंटरप्राइजेस था, मींस द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो वहाँ पे कम हो रही थी। ठीक, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता था कि हम अपनी जो है दृष्टि ईस्ट की तरफ मोड़ें, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़ पहले से ही फ़ायदा ले चुके थे। ठीक, देखिए डच कौन थे? पीपल ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक, डच कौन थे? नीदरलैंड के वासी थे। बोला जाता है कि जब पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे अपनी सेटलमेंट करी थी तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद डच जो है अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, अपनी सेटलमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, ट्रेडिंग कंपनी इन 1602 द स्टेट जर्नल ऑफ द नीदरलैंड्स मर्ज्ड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज टू फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, क्या होता है 1602 में एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाती है वेरियस ट्रेडिंग कंपनी को मर्ज करके। ठीक है, जो वहाँ के स्टेट जनरल थे वो क्या करते हैं, वेरियस कंपनी को मर्ज करके एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक, दिस कंपनी वॉज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू कंडक्ट wars, negotiate treaties, acquire territories and establish fortresses। इस कंपनी को एक पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है कि कभी भी अगर इमरजेंसी के टाइम कोई वॉर कंडक्ट करनी हो तो वो कर सकती है। देखिए क्या होता है, जब दो पावर्स के बीच पावर वॉर होती है तो बाद में वो क्या चाहते हैं कि वॉर को ख़त्म करने के लिए हम नेगोशिएशन करें, और नेगोशिएट मतलब बातचीत करके मसला हल करते हैं। ठीक, फिर ट्रीटी साइन की जाती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की जाती है। ठीक, वो पावर भी इस ट्रेडिंग कंपनी को दी गई थी। और कोई भी हमने अगर एक्वायर करनी है टेरिटरीज, जो डचीज ने कोई टेरिटरी एक्वायर करनी थी इंडिया में या कहीं अदर नेशंस में, ठीक, वो कर सकते हैं। और एस्टेब्लिश क्या कर सकते हैं, फोर्ट्रेसेस। ये द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को पावर दी गई थी। ठीक, अब इनके ट्रेडिंग सेंटर, द डच एस्टेब्लिश दियर कंट्रोल ओवर मछलीपट्टनम इन 1605 एंड दे एस्टेब्लिश दियर सेटलमेंट एट पुलिकैट इन 1610। देखिए इनकी जो ट्रेडिंग सेंटर थे, एक तो मछलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में एस्टेब्लिश किया था और 1610 में कहाँ पे किया था, पुलिकैट में। इसके अलावा भी डच इज आल्सो एस्टेब्लिशिंग दियर सेटलमेंट एट सूरत, बारोज, ठीक, नागापट्टनम, कॉम्बे, मछलीपट्टनम, आगरा वगैरह वगैरह। ठीक है, इनकी सेटलमेंट यहाँ पे भी थी। देखिए जो डच थे वो अमर्ज हुए थे एज मोस्ट प्रोमिनेंट यूरोपियंस पावर। जितने भी यूरोपियन पावर की यहाँ पे कॉलोनीज थी उनमें से डच ने अपने आप को एक प्रोमिनेंट पावर अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। ठीक, लेकिन 17वीं सेंचुरी में जो इंग्लिश थी, इंग्लैंड जो था, ठीक, वो इनका एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था। ठीक है, किसका, डच का। तो इनकी जो राइवलरी थी डच और ईस्ट इंडिया की, वो कम से कम 70 साल तक चली थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे डच स्टार्टेड लूजिंग दियर सेटलमेंट वन बाई वन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो जितनी इनकी यहाँ पे सेटलमेंट थी वो सब इन्होंने लॉस कर दी। ठीक, किसके, जब इनके ओपोनेंट जो थे इंग्लिश थे। ठीक, तो ये था हमारा डच के बारे में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे एडवेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक, अब डच के बाद जो है यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है। इन 1500
909 में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स formed a company to pursue eastern trade and share in the high profits enjoyed by the Portuguese। देखिए 1599 में क्या होता है, एक इंग्लिश क्या कहते हैं, एक मर्चेंट है, ठीक है, उनका ग्रुप फॉर्म किया जाता है और वो उन्हें भेज दिया जाता है ईस्टर्न की तरफ कि आप जाइए वहाँ पे ट्रेड कीजिए, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उनको पता था कि पोर्चुगीज़ जो थे वो पहले ही यहाँ से बहुत प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, इसीलिए वो भी एंजॉय करना चाहते थे यहाँ पे अपने कॉलोनीज सेटअप करके। ठीक, क्वींस चार्टर, अब क्वींस चार्टर देखते हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इशू अ चार्टर ऑन December 31, 1600 granting exclusive trading rights to the newly formed गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज। देखिए क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक चार्टर इशू करती है और इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, जो उसके जो गवर्नर होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये क्वीन एलिजाबेथ का एक इशू करा हुआ चार्टर था। इनिशियली ग्रांटेड अ मोनोपोली ऑफ 15 years, इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। देखिए कंपनी ने इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को कितने साल के लिए पावर दी गई थी, मोनोपोली दी गई थी, 15 years वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो 15 years, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था। ठीक, अब बात करेंगे फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। किस तरह इंग्लिश ने, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप अपने पाँव जमाए वेस्ट एंड साउथ में। ठीक, अराइवल एट जहांगीर कोट इन 1609 कैप्टन हॉकिंस जो थे arrived at the court of Jahangir in an attempt to establish a factory at Surat, but it was unsuccessful due to Portuguese opposition। देखिए कैप्टन हॉकिंस जो थे वो यहाँ पे आते हैं और जहांगीर उस टाइम के जो हमारे मुगल रूलर थे उनकी कोर्ट में हाजिर होते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि हमें फैक्ट्री सेटअप करनी है, कहाँ पे, सूरत पे। लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़ जो पहले से ही एस्टेब्लिश थे उनकी ऑपोजिशन की वजह से। बिगनिंग ऑफ ट्रेड, अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड कैसे स्टार्ट करती है। However, the English began trading at Machilipatnam in 1611 and established a factory there in 1660। देखिए मछलीपट्टनम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या स्टार्ट करती है, यहाँ पे अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बनाना स्टार्ट करती है और यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर देती है। कब, 1616 में। ठीक, बैटल विद पोर्चुगीज़, अब यहाँ पे इनके जो ओपोनेंट थे वो कौन थे, डच को तो इन्होंने पहले ही हरा दिया था, अब बचते थे हमारे पास पोर्चुगीज़। इन 1612 कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्चुगीज़ इन अ सी बैटल ऑफ सूरत। देखिए 1612 में एक बैटल होती है जहाँ पे जो कैप्टन थॉमस थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसको डिफीट करते हैं, पोर्चुगीज़ की जो आर्मी थी उसको। यहाँ पे इनकी सी बैटल होती है, ठीक है, सूरत में, उसको वो डिफीट करता है, लीडिंग टू जहांगीर ग्रांटिंग परमिशन फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। और इस वजह से जहांगीर जो हमारे मुगल रूलर थे उस टाइम, उनको क्या करना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करें इन सूरत। कब, 1613 में। ठीक, पीस वॉज एस्टैब्लिश विथ पोर्चुगीज़, लेकिन जो पोर्चुगीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच पीस एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड एंग्लो डच कंप्रोमाइज़, जो एंग्लो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डच के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर लेती है। अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड विदाउट इंटरफेरेंस, और इससे क्या हो जाता है कि उनको अलाउ कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड करें, किसी के मामले में न पड़े, विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक, ये बात हो रही थी कि किस तरह इंग्लिश ने अपने पाँव जमाए, अपने ट्रेड सेंटर सेटअप किए वेस्ट एंड साउथ में। गिफ्ट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे वॉज गिफ्टेड टू किंग चार्लेस इन 1662। देखिए किंग चार्लेस जो थे उनको बॉम्बे गिफ्ट की थी, किसने, पोर्चुगीज़ ने, क्योंकि इसने जो किंग चार्लेस था उसने शादी की थी उनकी लड़की के साथ, तो उनको एज ए डाउरी, ठीक है, एज अ डाउरी बॉम्बे गिफ्ट कर दी जाती है। कब, इन 1662 में, किसको, किंग चार्लेस को। एंड लेटर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668, और बाद में वो बॉम्बे किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिकमिंग देयर हेडक्वार्टर्स इन 1687, और बॉम्बे उनका हेडक्वार्टर बन जाती है कब तक, 1687 तक।
Madras. The English also obtained trading privileges from the Sultan of Golconda and built a fortified factory at Madras in 1639. देखिए इंग्लिश ने क्या कर लिया, प्राइविलेजेस जो हासिल कर लिया उन्होंने, किससे, ट्रेडिंग का, जो वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं मद्रास में, किससे हासिल किया उन्होंने, सुल्तान जो थे गोलकुंडा के वहाँ से, और उन्होंने वहाँ पे एक फैक्ट्री भी, फोर्टिफाइड फैक्ट्री सेटअप कर ली मद्रास में 1639 में, विच बिकम द हेड क्वार्टर ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में अगर हम बात करें उनके हेड क्वार्टर के, तो वो बन जाते हैं हमारा ये मद्रास, ठीक, मद्रास। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे कि उन्होंने अपना जो कब्जा था बंगाल पे कैसे जमाया, ठीक। बंगाल, a prosperous and significant province of the Mughal Empire, attracted English merchants due to its trade and commercial opportunity। देखिए बंगाल उस टाइम में एक प्रॉस्पेरियस स्टेट थी, क्योंकि जो भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स एंड शिप बिल्डिंग हो रही थी वो वहीं पे हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंग्लिश मर्चेंट थे जो अपना ट्रेड इंडिया पे सेटअप करना चाहते थे, उनको एक मतलब अट्रैक्शन जैसी होगी, ठीक। इसलिए उन्होंने अपना जो मूव था वो किस तरफ मोड़ा, बंगाल की तरफ, ठीक। अब बंगाल में तो वो पहुंच गए, अट्रैक्ट तो वो हो गए कि यहाँ पे हमने मतलब ट्रेड करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए थी उनको, परमिशन। अब देखते हैं उन्होंने परमिशन कैसे ली ट्रेड करने की। इन 1651 शाह शुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल ग्रांटेड द इंग्लिश परमिशन टू ट्रेड इन बंगाल इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट। देखिए शाह शुजा जो सूबेदार होते थे बंगाल में, ऐसे सूबेदार की वजह से वहाँ पे बंगाल को गवर्न किया जाता था उस टाइम थ्रू ये जो थे मुगल के सूबेदार होते थे वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, शाह शुजा ने उनको परमिशन दे दी कि आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एनुअल पेमेंट पे करनी होगी। तो इंग्लिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वो आसानी से मान के, उनको क्या था उन्होंने तो यहाँ पे ट्रेड करना था और एनुअल पेमेंट देने के लिए वो मान के, इस तरह उन्होंने बंगाल में अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। रिक्वेस्ट फॉर अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। देखिए फोर्टिफाइड सेटलमेंट मीन्स कोई भी मतलब ऐसी जगह बना देनी, ठीक है, पावरफुल बना देनी ताकि कोई भी अटैक जो वहाँ पे हो ना सके, ठीक। सीकिंग ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट, विलियम हैज द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल। देखिए विलियम हैज जो थे ये फर्स्ट गवर्नर एंड एजेंट थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन बंगाल। अपील टू शास्ता खान, इसने किससे अपील की, शास्ता खान से, जो क्या था उस टाइम वहाँ का गवर्नर था, मुगल गवर्नर था। बट हॉस्टिलिटी इंश्योर्ड, लेकिन उसने उसकी अपील को माना नहीं और उनके बीच हॉस्टिलिटीज हो गई, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट। सेटलमेंट एट सूतानदी, ठीक। इन 1686 हुगली वाज सैक्ड बाय द मुगल्स। देखिए हुगली जो है वो बंगाल में है। 1860 में क्या होता है, हुगली को कौन छीन लेता है, मुगल्स, लीडिंग टू इंग्लिश रेटिलेशन। इससे क्या होता है, ये एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड वाले थे यहाँ पे उनको हर्ट हो जाता है, ठीक। वो इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं कि मुगल्स ने हुगली को हमसे छीन लिया। आफ्टर नेगोशिएशन, देखिए उनके बीच नेगोशिएशन होती है। जॉब्स कार्नोक साइन ए ट्रीटी विद मुगल्स इन 1690 अलोइंग द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री एट सूतानदी। क्या होता है, उसके बाद इनके बीच नेगोशिएशन हो जाती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अलो कर दिया जाता है कि आप सूतानदी में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करो। देखिए सूतानदी सिटी है कोलकाता में, ठीक। एक सूतानदी होगी, एक गोविंदपुर और कैलकाटा, ये 3 सिटी मिला के 3 विलेजेस थे, ये मिला के सिटी ऑफ कोलकाता बनी थी, ठीक। बात करेंगे फोर्ट विलियम की। द इंग्लिश ऑब्टेनेड परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ सूतानदी। जब उन्होंने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली, साथ ही साथ उन्होंने परमिशन ले ली कि हम जो जितनी भी ज़मींदारी है सूतानदी की, मतलब ज़मींदारी से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो कौन कलेक्ट करेगा, वो इंग्लिश कलेक्ट करेंगे। ज़मींदारी ऑफ सूतानदी, गोविंदापुर एंड कैलिकटा इन 1698। देखिए जो जितना भी रेवेन्यू इन 3 विलेजेस से आ रहा था वो कौन कलेक्ट करेगा, इंग्लिश करेगी। एंड द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फोर्ट विलियम इन 1700। और फिर इसको क्या नाम दिया गया, फोर्ट विलियम, जिसकी स्थापना हुई थी 1700 में, ठीक है। बिकमिंग द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी मीन्स कोलकाता, ठीक। कोलकाता की प्रेसिडेंसी बन जाती है, एक सीट उनको यहाँ से मिल जाती है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट।
ये था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को यहाँ पे बंगाल में और साउथ में अपने आप को एस्टेब्लिश करा। अब बात करेंगे हमारे फ्रेंच की। ये हमारे आगे फोर्थ प्लेयर। ठीक, The French, although harboring a desire for East Asian commerce since the earlier 16th century, arrived on the Indian coast relatively late। देखिए, उनकी पहले से ही डिज़ायर थी कि हम अपने आप को ईस्ट एशिया में सेटअप करें, वहाँ पे ट्रेड करें, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी टाइम लगा, मतलब सबसे लेट पहुँचे। अब इनकी ट्रेडिंग कंपनी की बात करेंगे। In 1664, during the reign of Louis XIV, मिनिस्टर कॉलबर्ट एस्टेब्लिश द कंपनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स, जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थे हमारे मिनिस्टर कॉलबर्ट ने एस्टेब्लिश करा, विच रिसीव्ड अ 50 years मोनोपोली ऑन फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। इस कंपनी के अकॉर्डिंग इस कंपनी को मिला था 50 साल का मोनोपोली कि वो अपनी फ्रेंच कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकती है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। 1664 में ल्यूस 14 के टाइम क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता है, जो उसको 50 साल का टेन्योर दिया जाता है कि आप जाइए, आपके पास मोनोपोली है, यू हैव द पावर टू डू ट्रेड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। ठीक, द कंपनी वॉज reorganized as a perpetual company of the Indies in 1720। देखिए, perpetual मीन्स कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूइंग। अब ये कंपनी क्या करेगी, कंटिन्यू ट्रेड करेगी कहाँ पे, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1720 एंड स्ट्रेंथन अंडर द गवर्नेंस ऑफ लेनोर एंड डोमास। और किसके अंडर ये कंपनी थी, किसकी गवर्नेंस में थी, गवर्नर लेनोर एंड डोमास के अंडर। ठीक, अब बात करेंगे राइवलरी विद डच। देखिए, फ्रेंच की डच के साथ क्या दुश्मनी थी। द फ्रेंच कंपनी फेस्ड सेटबैक ड्यूरिंग वॉर्स विद द डच एंड द आउटब्रेक ऑफ द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। देखिए, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सेटअप हुई, उससे किस किस के अपोजिशन का सामना करना पड़ा। एक तो डच थे, दूसरा जो वॉर यहाँ पे स्पेनिश में स्टार्ट हुई थी। ठीक, लीडिंग टू अबैंडनमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड बटनम। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो उनको डच का सामना करना पड़ा, दूसरा सक्सेशन ऑफ स्पेनिश में जो वॉर हुई थी, स्पेनिश वहाँ पे जीते थे, इसकी वजह से इनको अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करने में क्या सीधे अबैंडनमेंट किया गया कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड बटनम। ठीक, पुडुचेरी, इट वाज फाउंडेड इन 1674 एंड बिकम द नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। देखिए, पुडुचेरी को ये फाउंड करते हैं 1674 में, और अपना नर्व सेंटर, मतलब सब कुछ जो यहाँ से हैंडल कर रहे थे, वो एक नर्व सेंटर बना देते हैं फ्रेंच पावर का इन इंडिया में। ठीक, अब बात करेंगे हमारे डेनिस की। एडमिट ऑफ डेनिस। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, also known as the Danish Asiatic Company, was established in 1660 and 1620 में। कब ये कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी, 1660 और 1620 में। द फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रैंकोबार नियर तंजौर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वो अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं ट्रैंकोबार में, कहाँ पे, नियर तंजौर में। ठीक, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो डैनिश थे, बोला जाता है कि वो सबसे लेट थे। दिस सेटलमेंट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑफ द यूरोपियंस ट्रेडिंग स्टेशन अलॉन्ग द रिवर। ठीक है, ये मतलब सबसे लेट इनसिग्निफिकेंट थी। ठीक, ये भी बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग में जो डेनिश थे वो सिंपल हाउस में रहते थे। ठीक है, सिंपल हाउस जो बने होते थे किसके, मेड ऑफ क्ले। ठीक है, ये कच्चे मकानों में रहते थे। ठीक, दियर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज एट सेरमपुर नियर कलकत्ता। ठीक है, इनकी जो मेन सेटलमेंट थी वो कहाँ थी, सेरमपुर में थी। द डेनिश फैक्ट्रीज विच were not important at any time were sold to the British government in 1845 में। देखिए, इनकी जो सेटलमेंट थी यहाँ पे कुछ खास नहीं थी, इसलिए जो भी उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी थी वो लास्ट पे ये किसको सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं ब्रिटिश को इन 1845 में।
द डेनिस आर बेटर नोन फॉर दियर मिशनरी एक्टिविटीज़ देन फॉर कॉमर्स। देखिए इनको किस नाम से जाना जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इनका मेन मोटिव क्या था, अपने रिलीजन को यहाँ पे सेपरेट करना, बाकी मतलब उनको ट्रेड या किसी में दिलचस्पी नहीं थी। देखिए फिर क्या होता है, जब ये इट्स ऑल अबाउट डेनिस, ठीक, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है। देखिए जब 5 प्लेयर्स यहाँ पे थे, एक मिनट, 5 प्लेयर्स, ठीक, 5 प्लेयर्स में ये डेनिस भी आउट होते हैं यहाँ से, ठीक, उसके बाद डच भी यहाँ से निकल जाते। अब यहाँ पे थे हमारे फ्रेंच, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज़, ठीक, पोर्चुगीज़। ये 3 इम्पॉर्टेंट पावर यहाँ पे थी। और फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच काफ़ी वॉर भी हुई थी और बैटल ऑफ वंडीवश हुई थी, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि बैटल ऑफ वंडीवश में क्या हुआ था। फ्रेंच को भी यहाँ से निकाल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। एक काम आपने और करना है, हमारी ऐप जो है जुपिटर क्लासेस, उसको डाउनलोड कर देना है ताकि आपको वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट जो सर करवा रहे हैं हर संडे वो मिल जाए। साथ ही साथ आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो है जुपिटर क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको अपनी PDF आराम से मिल जाएगी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, बाय से पहले मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट हु सेट फुट इन इंडिया। ऑप्शन था आपका पोर्चुगीज़ और मुगल्स, तो वो थे हमारे पोर्चुगीज़। कहा जाता है कि 28 साल उनके यहाँ पे सेटलमेंट होने के बाद मुगल जो थे यहाँ इंडिया में आए थे। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट हु सेट फुट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आई होप आपको वीडियो देख के समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, जो भी कहीं इशू होगा हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।